ओके मालिक, ओके, गुड आफ्टरनून मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि मैं मतलब आप तोड़ कर होंगे। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक। तो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टार्टेड वाज, एक बार खाली मैं एसएम के ऊपर पहले डिस्कशन करता हूँ एंड फिर आगे जाते हैं। एसएम के ऊपर अपन ने दो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। वन ऑब्जेक्टिव वाज द टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज बाय क्रिएटिंग दिस एडवांटेज वी नीड टू गो अहेड ऑल्सो। सो उसके लिए और एक क्या करना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के बाद आई वांट टू गाइड द कंपनी, ओके, सो दैट दे कैन सक्सेसफुली अडेप्ट ऑल द एनवायरमेंटल चेंजेस. After that, we discuss about the advantages of SM. How many advantages of SM we have discussed? 7. First advantage was giving a direction. Second advantage was basically proactive. Third is basically framework. Fourth is basically face the future. दीवार, corporate defense mechanism. And last concept जो आपको को देखना है, business को लंबा करता. And I develop my core competency. ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन लिमिटेशन ऑफ एसएम, आई एम जस्ट डिस्कसिंग फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नहीं मतलब ओके कल जैसे 2-3 पॉइंट पे आया था, तो शायद क्लैरिटी उस पर 19-20 होगी, तो अपन उसको और बेटर कर देते हैं। ओके, अच्छे से समझिए। मैं ये 6 के 6 पॉइंट या 7 के 7 पॉइंट, एक्चुअली सातों के पॉइंट पे एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन। और ये भी याद रखिए कि ऐसा हो सकता है आप ऐसा सोचते होंगे कि सर ये सब एग्जाम्पल अपन ने लिख लेने चाहिए। आप कितने लिखोगे? क्योंकि मैंने पहले आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर किया है कि आपका अगला क्वेश्चन जो आएगा वो कौन सा, पुराना आएगा या नया आएगा। तो आप माइंडसेट को क्रिएट करिए। हो सकता है अभी किसी को लिए होगा सर मैं ग्रुप 2 पहले चालू कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट 1 साल तक कैसे रहेगा। अरे वैसे ही रहेगा, वो पढ़ते पढ़ते फ्लो रखना है। आपको 2 चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, कॉन्सेप्चुअली तोड़ करना है। वो कॉन्सेप्चुअली तोड़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, अपने को कीवर्ड याद रखने हैं मॉड्यूल के। कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं भूलता आदमी। एंड डोंट वरी इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, आई बेट आप जो रिवीजन लेक्चर यूज करोगे वो रिवीजन लेक्चर की वजह से कॉन्सेप्ट बहुत बेटर वो अपने आप बैठ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट कि भाई मेरे को बाद में कैसे याद आएगा, बाद में याद आने की भी जिम्मेदारी मेरी है ना। बट आप इस चीज़ को समझो, तो रेदर देन लिखने से ज़्यादा आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझो। ये 6 पॉइंट पढ़े, मैंने जो ओफू लिखा है उसके इंटरप्रिटेशन देखो। कुछ कुछ चीज़ें आंसर का भी हिस्सा बन सकती है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसको ओफू रखी है, तो आप देखो कैसे वर्कआउट होता है। कल वाला एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कमल स्वीट कॉर्नर। कमल स्वीट कॉर्नर है, ओके, जिसने ऑल टुगेदर, आप अच्छे से सुनो हाँ एग्जांपल, क्योंकि अगर ये सुनोगे तो आप कौन से इसमें फिट करोगे। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? क्या ये लिखने में दिक्कत है? अच्छा ये लग रहा तो क्वेश्चन 8A-B आ जाएगा, तो 8A-B को छोड़ दो। अपन क्वेश्चन 5, 6, 7 में घुस रहे। तो क्वेश्चन 5 में सपोज आ गया, कंपलसरी क्वेश्चन आया, कमल स्वीट कॉर्नर है, और अच्छे से सुनो और आप किस में फिट करोगे, ये एप्लीकेशन बेस। मैं बोल रहा हूँ अपन क्वेश्चन बैंक पूरा करने वाले हैं। अपन अब ड्यूरिंग द पर मेरा अप्रोच ऐसा है कि जब जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कशन करता हूँ, ताकि और चीज़ें बेटर वे से आए, और जब आंसर देखेंगे तब अपन क्लैरिटी पे बात और करेंगे। पर इसको क्लियर रखिए, कमल स्वीट कॉर्नर है जो ऑलरेडी समोसे में और कचौरी में डील करता है। किस में डील करता है बड़ी? समोसे और कचौरी में। ये आप ध्यान रखिए, समोसे और कचौरी में डील करते हैं। अब ये समोसे कचौरी में डील करते वक्त इनको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर उनका मार्केट शेयर खत्म होते जा रहा है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट शेयर खत्म हो जा रहा है? इनका मार्केट शेयर किसी और के पास जा रहा है। सर क्यों जा रहा है? क्योंकि इनको मालूम पड़ा कि कोई दूसरा है जो पैकेट फूड्स बेचने लग गया है। पैकेट फूड्स मतलब कौन से? बीकानेरी भुजिया, ऐसे कुछ पैकेट फूड्स है वो बिकने लग गए। फॉर दैट पर्पस कस्टमर आर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल समोसा, ओके, और ट्रेडिशनल कचोरी टुवर्ड द पैकेट फूड। ओके, कमल स्वीट कॉर्नर का सेल हैम्पर हुआ, सेल हैम्पर हो गया, इसीलिए कमल स्वीट कॉर्नर अपॉइंटेड अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर, और स्ट्रैटेजिक मैनेजर को बोला कि आप हमें सोल्यूशन दीजिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजर ने बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट की, जो भी उसने किया। उसने मुझे पहला सजेशन दिया कि अमित एक काम, कमल स्वीट कॉर्नर में बोला, कमल स्वीट कॉर्नर एक काम करिए, आप अपने ट्रेडिशनल समोसे को एकदम वही समोसा बेचिए जो बहुत बेस्ट बेचते हो, लेकिन उसको है ना पैकिंग चेंज करिए, उसके अंदर कुछ और इनोवेशन लाइए, थोड़ा सा समोसे के अंदर बेचिए क्या? समोसा ही, लेकिन उसके अंदर क्या लाइए? इनोवेशन। और उसके बाद देख आंसर मैं क्या लेके जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन कैसे लेके जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्या उन्होंने चेंज किया? यस। क्या उसकी वजह से सेल्स बढ़ा? यस। ये भी है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फायदा हुआ उनको? अब क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 7 पॉइंट में से कौन सा फायदा हुआ? ओके, स्कोर कॉम्पिटेंसी। अब देखो, आप कुछ भी मार्क मत करना, अब देखो क्या सीन हुआ। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कोर कॉम्पिटेंसी। अब किसी के दिमाग में आया सर क्या ये लॉन्गिटिविटी नहीं है क्या?
मैं सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट में। ये भी इसलिए आया कि कल मेरा इनका डिस्कशन हुआ ओके 2-3 जन के साथ, तो इसलिए मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप है ना हर चीज को देखो और ओफू पे देखो। अब मेरे को बताओ ओफू में लॉन्गिटिविटी के लिए क्या लिखा है, लॉन्गिविटी के लिए क्या लिखा है ओफू में, देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मेरे को बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अडेप्टिंग टू द चेंजेस। तो लिसन केयरफुली आप, अच्छा मेरे को बताओ अगर इन्होंने समोसा निकाल लिया और सब कुछ कर लिया तो 100% ये तो बेस्ट ही है ना। क्या ये बिजनेस लंबा नहीं होने वाला है? होने वाला है, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर फॉर 6 पॉइंट। वाई? अगर 6 पॉइंट होता तो सर कैसे होता? 6 पॉइंट में मेरे को बताओ अगर एनवायरमेंट में, अच्छा मेरे को बताओ मेरे कस्टमर दूसरी जगह क्यों गए, मेरे को बताओ दूसरी जगह क्यों गए, मैंने क्या आंसर दिया? मेरे को बताओ मेरे को छोड़ के क्यों गए कस्टमर? पैकेट फूड सा, अगर उन्होंने पैकेट फूड लाया, सुना मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने पैकेट फूड लाया और मैंने भी अपने समोसे को पैकेट फूड में कन्वर्ट कर दिया, कुछ समझ में आ रहा है? मैंने इसको आया ये बोला एक काम करो आप भी पैकेट फूड ही चालू करो, आप भी पैकेट फूड कन्वर्ट करो। अब मेरे को बताओ क्या एनवायरमेंट में चेंज हुआ? क्या मैंने उसको अडेप्ट किया? क्या मैंने वो अडेप्ट करके आगे बढ़ा? बॉस लॉन्गेटिविटी, ये लॉन्गेटिविटी है, इसलिए वजह से, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब कौन? जिसने एनवायरमेंट में चेंज हुआ उसको क्या किया? अडेप्ट। अच्छा मैंने और एक अगर आपको ओफू चाहिए तो रिएक्टिव वाला बंदा, कौन सा वाला बंदा? रिएक्टिव मतलब क्या था? एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ और उसने क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया। आई होप ये लॉजिक समझा। लेकिन अब देखो ओके जब कमल स्वीट कॉर्नर है ऑलरेडी समोसे कचौरी बेच रहा है और आप समोसे कचौरी खाने आ रहे हो और मैंने आपसे पूछते पूछते पूछा क्या आपको ये पसंद आ रहा है, आप बोले हाँ पसंद आ रहा है लेकिन अभी बोर हो गए, अब हम है ना इसको लेके जाना चाहते हैं ट्रैवलिंग में वगैरह वगैरह, और फिर मेरे दिमाग में आया एक काम करते हैं यार ये ट्रैवलिंग में लाते हैं तो इसीलिए चलो मैं पैकेट फूड बना देता हूं समोसे का। तो अब मेरे को बताओ इन 7 में से कौन से पॉइंट में गया? प्रोएक्टिव वाला, सेकंड वाला पॉइंट आया। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये एप्लीकेशन है, डेफिनेटली ये धीरे धीरे आएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा, लेकिन आपको ओफू की मदद लेनी पड़ेगी। आप ये कॉन्सेप्ट में देखो। तो आप मेरे को बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ या ना? पक्का समझ में आया? अच्छा ये एग्जाम्पल वाइज अपन इसमें फिट कर रहे हैं। अच्छा अभी और एक है कमल स्वीट कॉर्नर था, कमल स्वीट कॉर्नर बोलता है भाई यार समोसा ये वगैरह वगैरह है, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो हम अडेप्ट करेंगे, कुछ नया आया तो हम वो भी करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे, हमारा मकसद है इंडिया में टॉप 3 होना। तो एसएम का कौन सा बेनिफिट हम यूज कर रहे हैं? ओके डायरेक्शन मिल रहा है हम कंपनी के लिए, कंपनी का डायरेक्शन है तो हम क्या यूज करना है वर्ड, आप वो देखिए, उस वर्ड को यूज करके उस आंसर को लाना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन वैसे आएगा। टेक्निकली आप अभी तक पहले ही क्वेश्चन में कॉन्टेक्चुअली हो, मतलब जब एप्लीकेशन की बात करेंगे, बट ओवर ए पीरियड जो हमको ने मतलब जो 50 लेक्चर में करना है ना, यही करना है हम बेस्ट वे से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और मेरा टारगेट है ना क्वेश्चन 8 ABC नहीं है, वो तो अपने आप ही होने वाला है। ओके मेरा टारगेट है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ये 3 क्वेश्चन और एमसीक्यू वाला पॉइंट। और ये चॉइस नहीं है, ये ऑप्शन सॉरी ये मतलब ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्शन है अपने ऊपर, आपको और मेरे को ये कंपलसरी आंसर करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया या कुछ किया, आपको कहीं पर भी डाउट आया तो प्लीज पूछिए, मैं बताने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अपने को कोई इशू नहीं है, एक बार स्टार्ट हो गया ना अपनी गाड़ी मस्त से जाएगी, लेकिन वो स्टार्ट होने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना चाहिए कैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा इसके साथ मेरे को ये बताओ इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, ये वाला आंसर याद है? अपॉर्चुनिटीज। ओके क्या था ये? प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। अब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि भाई साहब एनवायरमेंट, सुना देखा, अब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई पैकेट फूड के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है, पैकेट फूड के लिए क्या आ रही है, और मैंने पैकेट फूड चालू कर दिया तो मैं क्या रह गया? प्रोएक्टिव। ओके ये समझ में कुछ आया? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है। ये प्रोएक्टिव है, पैकेट फूड में आया। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि भाई यार ये समोसा कचौरी का बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन ओके ऑल टुगेदर एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल इंडिया में आने वाला आया नहीं है, सुशी वाला। इंडिया में अभी तक कोई पसंद नहीं कर रहे, किसी को पैकेट फूड की सुशी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को सुशी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद सुशी खाने लगे। आई होप एवरीबडी इज अवेयर सुशी, जो नहीं मालूम होगा कुछ तो है सुशी, सुशी इज सुशी। ओके सुशी इज सुशी, बस उसका कुछ तो अलग होता है, कुछ तो अंदर होता है, कुछ तो ऊपर होता है, और ऐसे डब्बे में मतलब वो डंडी से दिया जाता है। मेरी बेटी के साथ जब मैं जाता हूं तो मेरी बेटी ऐसी 2 डंडी से कुछ तो करती है फिर मुंह में डालती है, मैं ऐसा उठाता हूं और मुंह में डालता हूं। देयर इज ओनली डिफरेंस। ओके दिस इज ओनली डिफरेंस। ओके ये डिफरेंस वाला पॉइंट है। तो ये सुशी करके एक ऐसा आइटम होता है। अब मेरे को बताओ ये अभी तक प्रीफर नहीं है, मेरे इधर वाले लोगों को नहीं चाहिए, उनकी डिमांड नहीं आई, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आई। मैंने सोचा लेकिन अगर मैं लेके आऊं, मां कसम बोल रहा हूं इसका मार्केट बना दूंगा मैं, और मैं इसको लेके आया। अब मेरे को बताओ क्या ये सेकंड में डालोगे या 4th में डालोगे? कुछ समझ में आया क्या?
क्यों फोर्थ में, सेकंड में क्यों नहीं है? सेकंड में क्यों नहीं आया? ये कुछ समझा क्या? आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, सेकंड में क्यों नहीं आया ये समझा क्या? सेकंड में मैं क्या देख रहा हूं? सेकंड में क्या देख रहा हूं? सेकंड में मैं एनालिसिस कर रहा हूं मार्केट का और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूं। यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, इसीलिए मैं उसको लेके आ रहा हूं और मैं चेंज कर रहा हूं। इसको अपन बोलते हैं प्रोएक्टिव। सर ये क्या है फिर? ये ऐसा अपॉर्चुनिटी देखना भविष्य का और आज वो करना ताकि आगे फ्यूचर में अपन मार्केट में लीड करें। ईवी कार, क्या आज में हर कंपनी ईवी कार में तोड़ है? हर कंपनी ईवी कार में गई, लेकिन इनिशियल ईवी कार इंडिया में कौन लेके आया? टाटा। तो टाटा इज हैविंग वन एडवांटेज ऑफ मार्केट शेयर। तो टाटा ने जब 2016-2017 में ईवी लॉन्च किया, ओके, आपको क्या लग रहा है वो बिना आरएनडी के किया या आरएनडी करके किया? तो जो टाटा ने डिसीजन लिया तो एसएम का यूज किया होगा। तो एसएम का कौन सा बेनिफिट उन्हें मिला? अपॉर्चुनिटीज। भैया उस टाइम पे नहीं बोल सकते ईवी कार क्या प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव वाला सिनारी हो गया नहीं। ओके, अब इमेजिन करो ईवी कार में रेंज कम आ रही है, हर गाड़ी की रेंज कम आ रही है। तो मैंने मतलब लोग बोलने लगे यार जरा बार बार चार्ज करना पड़ रहा है, और टाटा ने एनालाइज किया और टाटा ने बोला चलो मैं रेंज ज्यादा वाली कार लेके आता हूं ताकि पब्लिक ये रहेगा। क्या हुआ? प्रोएक्टिव। तो आपको सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? सेकंड और फोर्थ में विजन का डिफरेंस है। सेकंड में क्या कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसको मैं अडेप्ट कर रहा हूं। ओके, यानी दूसरा कोई करे उसके पहले मैं कर रहा हूं। ओके, अच्छा, दूसरा करने के बाद मैं कर रहा हूं, तो कौन सा पॉइंट? रिएक्टिव मतलब कौन सा पॉइंट इसमें से कौन सा पॉइंट? ओके, अरे इजी है, लॉन्गिविटी। रिएक्टिव मतलब लॉन्गिविटी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब कौन? नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब कौन? जिसने चेंज को अडॉप्ट किया। मतलब क्या किया? रिएक्ट किया। कुछ समझ में आया? नहीं, हाँ ना? चलो एग्जांपल देता हूं, मेरे को आंसर फटाफट बताओ, देखते हैं लॉजिक बैठता है कि नहीं। ओके, एक घड़ी वाली कंपनी है, ओके, सीको ने ओके मालूम पड़ा कि भाई मार्केट में कस्टमर की डिमांड आ रही है एनालॉग वॉचेस के लिए, एक है एनालॉग वॉचेस पे, और वो अभी तक वॉच कोई देता नहीं है। ओके, और वो पहला कंपनी है लॉन्च करने के लिए। ओके, प्रोएक्ट, इट इज सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, सीको ने एक वॉच देखी, कस्टमर को प्रीफर है एनालॉग वाला, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है एनालॉग के लिए, लेकिन वो वॉच किसी और के पास मिल नहीं रही है और उसने वो लॉन्च किया। प्रोएक्टिव और सेकंड वाला या फोर्थ वाला? इट इज प्रोएक्टिव और शेपिंग द फ्यूचर। इट्स प्रोएक्टिव, इट इज नॉट शेपिंग द फ्यूचर। अभी भी तुम उसमें मतलब मैंने एग्जांपल बताने के बाद भी वहां कसम गड़बड़ कर रहे हो। सुनो, शेपिंग द फ्यूचर मतलब ऐसी चीजें सोचना जो आपके नजर में नहीं है। मैं ला रहा हूं और उसकी डिमांड बना रहा हूं, मैं ला रहा हूं उसकी डिमांड बना रहा हूं। इट्स कॉल्ड शेपिंग द फ्यूचर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो और एक एग्जांपल देता हूं। ओके, सीको ने जीपीएस सोलर वॉच, उसको मालूम है कि जीपीएस कोई आया नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, बहुत महंगी वॉच है, वो कोशिश कर रहा है, 4 लाख की वॉच है, चलो कोशिश करते हैं, लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। जीपीएस वाली वॉच जिसके लिए आरएनडी बहुत ज्यादा किया और उन्होंने वो वॉच लॉन्च की, किसी को मालूम नहीं था ऐसी वॉच है। और मेरे ख्याल से अभी भी आपको किसी को मालूम नहीं होगा जीपीएस की वॉच है। मालूम है क्या? ईवी ये इलेक्ट्रिक नहीं, सीको की जीपीएस की वॉच है। बताऊंगा मैं आपको, एक आध दिन पहन लिया तो मैं आपको बता दूंगा जीपीएस की वॉच की खास बात। मैं कोई भी कंट्री में किधर भी गया, ओके, वो वॉच को मेरे को कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, वो वॉच अपने आप टाइम एडजस्ट करेगी। बैटरी नहीं, कुछ नहीं, 100 ईयर्स तक उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है डेट्स का। उसके बाद वापस डेट्स के लिए सेट करना पड़ेगा, उसके बाद भी वो आगे 100 साल तक चलती जाएगी। ये जीपीएस की वॉच है सीको की। ओके, जीपीएस सोलर बोलते हैं उसको। एक सोलर की वॉच है जो सोलर पे चलती है, बैटरी नहीं। एक है ये वॉच कैसी है, ये बैटरी नहीं है, ये चाबी है, पर ये मैंने चाबी दिया, अब ये घड़ी निकल के रख दी, मैं यूज नहीं किया, ओके, 2 दिन के बाद ये बंद हो जाएगी। जीपीएस की वॉच कभी बंद नहीं होगी। जीपीएस की अलग अलग कैटेगरी वाली है, तो इन्होंने जीपीएस की निकाली। इनको मालूम नहीं था सक्सेसफुल होने वाले की नहीं, लेकिन निकाल ली और देखा कि आगे ये चलेगा कि नहीं। ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट होगा, सेकंड या फोर्थ? कुछ समझ में आ रहा है? फोर्थ इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी। आप समझो एनवायरमेंट से देख रहे कि प्रीफर होगा कि नहीं होगा। सुशी जिसने पहली बार लॉन्च किया उसने क्या सोचा? अपॉर्चुनिटी। आई होप समझा। तो सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? सेकंड में तुम मांगने लगे मुझसे और फिर मैंने किया, प्रोएक्टिव एनालिसिस ही है। और अगर आप बोल रहे हो रिएक्टिव क्या हुआ फिर सर? रिएक्टिव कोई कंप्यूटर ने किया, उसके बाद देखा देखी मैंने किया। ओके, तो ये इधर रिएक्टिव का आंसर क्या है? लॉन्गिविटी। आई होप ये क्लियर है।
अरे मैंने इसलिए उसके ओफू लिखा है, ओफू पे ध्यान देना। आई होप जेपिंग क्या बड़ी, हाँ या ना, डोंट वरी, ये ओवर ए पीरियड क्लैरिटी आएगी। ओवर ए पीरियड मतलब ज्यादा ऐसा बहुत टाइम नहीं है भाई अपने लिए, तो भाई ले दे के भाई यार अगस्त महीने के बाद सितंबर महीने का स्टार्टिंग का 10-15 दिन, ओके मैं बोल रहा हूँ अगस्त तक ये पूरी क्लैरिटी आएगी। पर इसके लिए आपको हर एक चीज में इंटरैक्ट करना पड़ेगा भाई मेरे साथ। तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट आया तो प्लीज डू आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोमू क्वेश्चन रहा तो भी चोमू मतलब कुछ भी रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉर्ट करिए, बस मेक श्योर यू आर गेटिंग क्लैरिटी। क्या फायदा होगा मालूम है क्या, वो सिर्फ 5 मार्क कैन मेक ए चेंजेस इन मल्टीपल थिंग्स। अगर एक ही क्वेश्चन आया सपोज ऐसा जो एकदम बहुत क्रिटिकल है, बाकी एज्यूम करते सब सही है, पर एक क्वेश्चन आया, वो एक क्वेश्चन वर्थ है पूरा टाइम डालने का। मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा 149 150, वो एक क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है 39 40, वो एक क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है 59 60। वो एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क की बात हो रही है तो 1 मार्क का भी वर्थ होता है, आप एफर्ट्स करते हो तो। और वो उसको पूछो जिसकी हालत लगी हुई है। तो अब आई होप अभी क्लियर है। अच्छा मेरे को बताओ, कमल स्वीट्स वाला क्लैरिटी है अभी, ठीक है ओके। डीकैथलॉन ने ये बॉटल लॉन्च की, डीकैथलॉन को समझ में आया प्लास्टिक बॉटल का डिमांड है ना, ओके जा रहा है क्योंकि एनवायरमेंट आ रहा है। तो डीकैथलॉन ने सोचा कि भाई यार ये एनवायरमेंट आ रहा है, चलो एक प्लास्टिक की जगह हम स्टील की बॉटल लॉन्च करते हैं, ताकि पब्लिक स्टील की बॉटल प्रीफर करेगी, क्योंकि पब्लिक है ना ओके एनवायरमेंट सेंसिटिव हो गई है, इसलिए उन्होंने ये बॉटल लॉन्च की। 7 में से प्रोएक्टिव या अपॉर्चुनिटी या 6 वाला पॉइंट, प्रोएक्टिव अपॉर्चुनिटी या लॉन्गिटिविटी, पक्का प्रोएक्टिव और अपॉर्चुनिटी। प्रोएक्टिव, अपॉर्चुनिटी नहीं है ये कुछ। क्यों प्रोएक्टिव हुआ, एनालिसिस किया एनवायरमेंट का हमने। एनवायरमेंट मतलब कौन मेरे लिए, कस्टमर, लॉ रेगुलेशन, गवर्नमेंट, आई होप ये यू आर गेटिंग सोसाइटी, ये एनालिसिस किया और मेरे को समझ में आया कि कस्टमर सेंसिटिव हो रहे हैं एनवायरमेंट की तरफ, इसलिए मैंने लॉन्च किया आत्मा जेपिंग। लेकिन मैंने अब एक ऐसी बॉटल निकाली, ओके मैंने एक ऐसा मटेरियल R&D किया जिसके अंदर गर्म पानी रखा तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा रखा तो गर्म हो जाएगा। अलग अलग है कुछ। अब मेरे को बताइए क्या है ये अपॉर्चुनिटी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मेरे को बताओ कौन सी चीज है जो बहुत विजनरी लोग करते हैं, अपॉर्चुनिटी वाला, और कौन सी जो है जो अच्छे लोग करते हैं, प्रोएक्टिव, और कौन है जो सरवाइव कर पाएगा, ओके सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। समझ में आया, ये रिएक्टिव वाला। आई होप जेपिंग बड़ी। लेकिन अगर मैंने बोला मेरी लग गई है और वापस मैं रेक्टिफाई हुआ, मेरी लग गई है, ये 7 में से कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको समझेगा मेरी लग गई होगी फिर भी रेक्टिफाई हो सकता है, वो कौन सी चीज हो सकती है, कोर कॉम्पिटेंसी। क्योंकि आप वापस अगर ट्रैक पे आए हो, वापस आप ट्रैक पे आए हो, ट्रैक का कारण क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी। क्योंकि बाकी सब ट्रैक की बात ही नहीं है। पहले 5-6 पॉइंट आपको ट्रैक से जाने देगा क्या, आप देखो थोड़ा सा 6 पॉइंट पढ़ो, एक बार पढ़ो 6 पॉइंट, देखो एक बार 6 पॉइंट को रीड करो थोड़ा सा। 6 पॉइंट में, पहले 6 पॉइंट में अगर आप देखोगे, पहला पॉइंट, क्या ये ट्रैक पे रहने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर इज तोड़ रहने दे रहा है। आई होप जेपिंग बर्डी। कैसे, क्योंकि गोल विजन मिशन बता रहा है। सेकंड पॉइंट प्रोएक्टिव, ट्रैक पे ही रख रहा है। थर्ड वाला पॉइंट भाई साहब फ्रेमवर्क मतलब तुम ट्रैक पे ही हो, आपको सजेस्टेड फ्रेमवर्क दिया गया है, आपको बता रहा है ये प्रोडक्ट में जाना है, ये प्रोडक्ट में जाना है, ये प्रोएक्टिव के साथ वाला अलाइंड है। फोर्थ वाला ट्रैक पे रहने दे रहा है, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से तो फोर्थ वाला भी समझा होगा, तोड़ है। आई होप समझा बड़ी। तो पहली बार इंडिया में जिसने चाइनीज लाया, ओके उसने क्या देखी, अपॉर्चुनिटी। तब बिक नहीं रहा था लेकिन आज बिक रहा। तो मेरे को बताओ बॉलीवुड में, हिंदी में, ओके तेलुगु वाली फिल्म को डब करके लाना, क्या देखा, अपॉर्चुनिटी। समझ में आया, उसको देख के किसी और ने डब किया, प्रोएक्टिव, पसंद आने लगा। और भाई इसके बिना भी ऑप्शन नहीं बचा बॉलीवुड के पास भी, तो बॉलीवुड बोलता है मैं उधर की कॉपी बनाता, ओके अभी अपॉर्चुनिटी नहीं, लॉन्गिटिविटी। समझ में आया, ताकि और लंबा करे। आई होप ये समझा, यही सारा सही है। आप देखो बिजनेस को बचा रहा है, उसके अलावा मिस्टेक होने से, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मैं क्या बोला, कॉस्टली मिस्टेक नहीं होगी। कॉस्टली मिस्टेक मतलब क्या, ओके आप फेलियर होंगे या नहीं होंगे, होने के चांसेस, बात खत्म। एरर, आप ट्रैक पे ही हो ना, आप ट्रैक पे ही हो। और अगला पॉइंट भी लॉन्गिविटी। अभी आई होप लॉन्गिविटी, भले ही वर्ड लॉन्गिविटी है लेकिन इसका मतलब क्या था, ये रिएक्टिव है, यानी अभी भी किस पे हो, ट्रैक पे ही है। लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन में एकदम क्लियर है, इट असिस्ट इन फॉर सर्वाइवल और ग्रोथ। खाली ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल। यानी मेरे को बता, अगर मैंने क्वेश्चन में कभी भी दिया तेरी ठुक गई थी, मार्केट शेयर लग गई थी और उसके बाद वापस इंप्रूव हुआ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एडवांटेज में कौन सा यूज करेगा, कोर कॉम्पिटेंसी। और मैं वापस बता रहा हूं, अपन खाली एडवांटेज में बात कर रहे हैं, अभी ऐसे धीरे धीरे आंसर्स बढ़ते जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है बड़ी, पक्का, ओके।
बेनिफिट तो अच्छे खासे है, आई होप अभी क्लैरिटी मस्त आ गई होगी बेनिफिट पे, ठीक है, बेनिफिट तो अच्छे खासे है, पर लिमिटेशंस भी है एसएम के लिमिटेशंस भी है. Now, what is the logic of limitations? Please do understand the wordings are different. One is limitation and one is disadvantage. Don't mix it. Disadvantage is basically I am using, disadvantage may differ for me, it may differ for Vinod sir, it may differ for Prashant sir. Disadvantage. Person to person. How he is using, how he is customizing. Limitations is similar for me, Vinod sir, Prashant sir. When we are discussing about limitation is something which is difficult to overcome. Disadvantage is something which we can overcome. तो लिमिटेशन एक कुछ ऐसी चीज है जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, हार्डली उसको ज्यादा तुम छेड़छाड़ करके थोड़ा सा वेल प्रिपेयर रह सकते हो, लेकिन ये आपको मिलना ही मिलना है. सबसे पहला मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो 5 स्टेजेस है भूले नहीं होंगे, कौन से भाई? विजन, मिशन, गोल्स, एनालिसिस. आई होप इवैल्यूएशन क्लियर है बड़ी. मेरे को बताओ, क्या ये 5 स्टेजेस करने के लिए क्या एनालिसिस किया? एनालिसिस किसका किया? आवाज नहीं आ रही है. ऑर्गेनाइजेशन का, एनवायरमेंट का. ओके, मेरे को बताओ एनवायरमेंट मतलब कौन सा एनवायरमेंट वैसे? एक्सटर्नल और इंटरनल? एक्सटर्नल. क्या है एक्सटर्नल एनवायरमेंट? ओके, स्टैटिक है या डायनामिक है? मतलब क्या ये टर्बुलेंट है? क्या इसमें चेंजेस पॉसिबल है? ओके, मेरे को बताओ इसका क्या ही कर लोगे तो पहला लिमिटेशन ऑफ एसएम कुछ नहीं कर सकता जिसका कि एनवायरनमेंट क्या है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स. ओके, एनवायरनमेंट कैसा है, स्टैटिक या डायनामिक, मतलब स्टेबल है या टर्बुलेंट है. तो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ एसएम? एनवायरनमेंट इज टर्बुलेंट. ओके, अभी आप बोलोगे सर इसका एक काम करते हैं ना, अपन ओवरकम करते हैं, कोशिश सर एक काम करते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे. मेरे को बताओ एनालिसिस तूने तोड़ भी कर लिया तो भी बताओ एनालिसिस कौन से स्टेज में किया? सेकेंड. फर्स्ट स्टेज में क्या पकड़, कौन से स्टेज में किया एनालिसिस? सेकेंड. और इंप्लीमेंटेशन कौन से स्टेज में हुआ? थर्ड नहीं, फोर्थ. मतलब 3 स्टेज ऐड किया. आई होप क्लियर है बड़ी, ठीक है. चौथे स्टेज में इंप्लीमेंटेशन हुआ. आप इमेजिन करो, सेकंड स्टेज में आपने एनालिसिस किया, फोर्थ स्टेज में इंप्लीमेंटेशन हुआ. आप बोलोगे सर 2 मिनट में तो आपने पढ़ाया था, लेकिन रियल लाइफ में ये 2 काम करने के लिए इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली मंथ्स में प्रोबेबली ईयर्स ऑल्सो. मर्जर एक्विजिशन जैसे डिसीजंस आसान नहीं होते. अब मेरे को बताओ, जब मैंने एनालिसिस किया तब एनवायरनमेंट एजम्पशंस पे वर्क कर रहा था. क्या इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे एजम्पशन सेम रहेंगे या चेंज होंगे? कुछ नहीं कर सकते इसका क्या कर सकते हो? कौन कंट्रोल कर पाएगा? मेरे को पता, कौन लॉ एंड रेगुलेशन को कंट्रोल कर पाएगा? मुझे बताइए आप. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा नहीं भाई, मैं तो भाई गवर्नमेंट को बोलेगा वही करेगा, अनलेस एंड अनटिल ओके आप कुछ अदानी या अंबानी जैसे कॉन्टेक्स्ट ना हो. अच्छा, और इसको अगर आप बोल रहे हो ये बहुत तोड़ स्ट्रेटजी है, अदानी अंबानी, ओके, they can't control external environment, but they can fine tune the external environment toward their requirement. Okay, I hope you are getting this point. Okay, अदानी अंबानी एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अदानी अंबानी क्या कर सकते हैं? वो एनवायरमेंट अपने फेवरेबल सिचुएशन में ला सकते हैं. यानी जो थ्रेट है उसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ है. अभी शायद कोई इधर बैठा हुआ बोलेगा सर हो सकता है ये बीजेपी की वजह से हो रहा है. ओके, क्योंकि भाई पॉलिटिकल पार्टी, वापस अपन कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है. लेकिन चलो एग्जांपल लेते हैं. आप सोचो थोड़ा सा, अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और मेरे को बताओ, इफ यू थिंक टुमारो, वर्स्ट केस टुमारो अगर कांग्रेस आती है वापस, वर्स्ट केस, अरे एग्जांपल के लिए पकड़ने के लिए बात कर रहा हूं. ओके, ऐसी हंसी मेरे अंदर भी आई. ओके, पर मैं एग्जांपल बोलने की बात कर रहा हूं. ओके, अब मेरे को बताओ क्या लगता है आपको, कांग्रेस अदानी अंबानी की बजाएगा? पॉसिबल ही नहीं है. अगर उसने बजा दी, इंडिया की बच जाएगी, इकोनॉमी ठुक जाएगी. पूरी इंडिया की इकोनॉमी, मैक्सिमम इकोनॉमी किसमें? ग्लोबल लेवल पे किसको देखा जा रहा है? तो भाई आज अपन खाली भाई अपन बीजेपी बात कर रहे हैं, बीजेपी अदानी अंबानी गुजराती ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है, ऐसा नहीं है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती उसको सपोर्ट करती है एंड करेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या नजरिया जरूरी है? पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसा, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए ग्लोबल इमेज जरूरी नहीं है? आज ग्लोबल इमेज देने के लिए मेरे को बताओ इंडिया में कौन रिकॉग्नाइज है बाहर? अदानी एंड अंबानी. बात खत्म. मेरे को बताओ कैसे कांग्रेस ये रिस्क ले सकता है? आपका माइंडसेट है, बिकॉज वी आर फाइटिंग एट एक छोटे लेवल, ग्लोबल लेवल की बात करते हैं. आपको ऐसा लगता है अरे सर कांग्रेस तो गालियां दे रहा ना कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है अदानी अंबानी को. अरे वो बोल रहा है क्योंकि एजेंडा है, वो आएगा तो भी वही करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी रिक्वायर इकोनॉमी शुड ग्रो और नॉट.
अच्छा इमेजिन करो अदानी अंबानी की बजाई किसने, कांग्रेस ने पॉलिसी ऐसी निकाल दी जिसमें उसकी लग गई, भाई एम्प्लॉयमेंट की ठुक गई। 40,000 एम्प्लॉय रिलायंस में बॉस मेरे, 40,000 एम्प्लॉय, 38,000। आप इमेजिन कर एक झटके में क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। इट इज नॉट इजी, ये खाली बोलने वाली बात है, ये खाली एजेंडा है। तो ये चीज एनवायरमेंट को कंट्रोल, मैं वापस बोल रहा हूं, क्या अदानी अंबानी एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वो एनवायरमेंट अपने इसमें क्या कर सकते हैं, फेवरेबल। तो देयर इज नो, दिस इज नॉट ए डिसएडवांटेज, दिस इज लिमिटेशन, यू कांट डू एनीथिंग। तो सर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अच्छे से स्टडी करो और करो। इसलिए तो मैंने क्या बोला है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस ऑफ एसएम, पहला लिमिटेशन ऑफ एसएम, एनवायरमेंट क्या है, टर्बुलेंट है। एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। ऑनलाइन पढ़ लोग, आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा वीडियो क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी है भाई, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो वापस बाहर लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, हो जाएगा। इंटरनेट का थोड़ा सा कभी कभी इशू होता है तो उसमें होता है भाई, और कुछ भी नहीं। ओके दूसरा सिनारियो, आपको क्या लगता है एसएम टाइम कंज्यूमिंग है या फटाफट होएगा? एसएम मतलब कितने स्टेजेस? ओके 5 स्टेजेस, फटाफट होंगे या टाइम कंज्यूमिंग है? कारण बताइए। व्हाई डू यू थिंक इट इज टाइम कंज्यूमिंग? एनीबॉडी, एनी पॉइंट। और वो माइक भी मैंने देखा है, वो दोनों माइक लग नहीं रहे, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो करेंगे रेक्टिफाई। जब तक होता है तब तक आप बोलो, मैं रिपीट करता। इंडिविजुअली यस मैडम, आपको जो नॉट नेसेसरी हर बार स्ट्रेटजी काम करेगी। मैं अच्छा सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है, एसएम के कितने स्टेजेस है? ये 5 स्टेजेस करने के लिए फटफट होते हैं या टाइम लगता है? मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। तो नॉट हर बार का लॉजिक नहीं बैठेगा। यस बड़ी, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा थिंकिंग और बाकी सब लोग का ओपिनियन लेने और उन सब में टाइम लगेगा। बहुत सारा थिंकिंग, बहुत सारा ओपिनियन लगेगा बहुत जनों का, ठीक है। और कोई और कुछ, ज्यादा टाइम का डेटा लगेगा, डेटा पैटर्न वाइज डेटा लग सकता है, कुछ ज्यादा टाइम का डेटा लग सकता है। यस बड़ी, ओके इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे लॉ का रेगुलेशन में चेंजेस आया तो शायद वापस रिवाइज द स्ट्रेटजी, ठीक है एग्री। और क्रक्स पे आना चाहता हूं मैं क्रक्स से लिए रुका हूं मैं, अगर कोई मिल गया क्रक्स पे अपन जाएंगे। यस बड़ी, एनालिसिस बहुत बड़े मार्केट का करना होता है। ओके इसके लिए मैं एक छोटा सा एक आई वुड डिस्कस इंसर्ट दिस पॉइंट। अगर मेरे को सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो बहुत बड़े मार्केट का करना पड़ेगा, बहुत छोटे मार्केट का। छोटा मार्केट मतलब कितना, प्रेस्टीज पॉइंट। अच्छा मेरे को बताओ, अगर सीए मार्केट इन पुणे बोला, सीए मार्केट इन पुणे बोला तो मेरे को बताओ किधर करूंगा मैं? पुणे मतलब पुणे भी क्या करूंगा मैं, प्रेस्टीज पॉइंट ही करूंगा ना। मैं 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट एक मॉल ही है, सीए का बात खत्म है। तो मैंने अगर इधर एनालिसिस कर लिया कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने टाइम आते हैं, क्या ये एनालिसिस करना, छोटा मार्केट है तो मार्केट में डिफर, मतलब एनालिसिस करना टाइम कंज्यूमिंग है, ये जरूरी है, पर इसका रीजन मार्केट नहीं है, इसका रीजन कुछ और हो सकता है। यस बड़ी, आपका यही मार्केट है, प्रेस्टीज पॉइंट का ही है, आपका एनालिसिस इजीली हो जाएगा। पर जो फॉर्मेशन है, मतलब अगर आप कोई नई बुक ला रहे हो तो उसमें कंपोनेंट, उसमें सारा जो अपने स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का, वर्क में लाने का जो भी पूरा। अच्छा तो इनका कहना है कि अगर अपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस फटाफट हो गया, लेकिन वापस उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो फॉर्मुलेशन है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि फॉर्मुलेशन के लिए एग्जाम्पल बुक की डिजाइन, बुक का पॉइंट, बुक लॉन्च, ओके, और दूसरे बैचेस लॉन्च, फीस का स्ट्रक्चर, कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और कुछ? यस बड़ी, ओके ठीक है, ये बेसिक डिस्कशन चल रहा है कि एनालिसिस कर लिया, बहुत सारा करना है, लेकिन और लोग लगेंगे तो लाएगा, थोड़ा सा और एक्सपर्टाइज। यस मैडम, लॉन्ग प्रोसेस है तो मैं ही बोल रहा हूँ मैडम, मजाक करना भाई, एकदम से टेंशन नहीं लेना मैडम। हाँ अच्छा, विजन मिशन डिसाइड करने के लिए टाइम लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर टीचिंग में आ रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा विजन मिशन फिक्स था। आप समझने कोशिश करो, प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक विजन मिशन नहीं है अच्छा मैं पहले टीचिंग में आया फिर विजन मिशन सेट किया गया, भाई गलत है। सबसे पहले अच्छा तुम पहले देखते सीए कर लेते, देखते फिर विजन का क्या करना है, ऐसा अपन कर रहे क्या? नहीं, तो पहले मेरे को बताओ, जब भी किसी चीज में अपन एंटर कर रहे हैं पहले ऑलरेडी फिक्स क्या है, विजन एंड मिशन, मतलब विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने कहीं ना कहीं माइंडसेट में है, ये निर्भर किसी और पे नहीं करेंगे अपन, ये अपन रखेंगे, फिर इसके बेसिस पे क्या करना है दिखेंगे। यस मैडम, अच्छा ओके ठीक है। तो मैडम का कहना है, ठीक है, मैं उसको लेता हूं, स्क्रीन पे देखो। ओके मैडम का कहना है कि सर ये इंप्लीमेंटेशन कर लिया, सुनो ये इंप्लीमेंटेशन कर लिया, इंप्लीमेंटेशन करने के बाद ये इवैल्यूएशन करेक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इवैल्यूएशन करेक्शन? आवाज नहीं आ रही है, चेंजेस हुआ
वापस मैं ये करूंगा। अरे पर ये तो फिर तो जिंदगी भर है, फिर तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैं क्या बोल रहा हूं, ओके सेम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप समझ नहीं रहे हो, मेरे को ये स्टेज तक एंड करना है, ये स्टेज के बाद वापस इधर ही जाने वाला है। ये तो नेवर एंडिंग है, पूरी जिंदगी है, मरने तक जब तक तू मरता नहीं तब तक ये करने वाला है। ये तो क्लियर ही है। अच्छा तेरे इसमें भी देख ले, तेरा ये इंप्लीमेंट सब हो गया, मेरे को सी एंटर क्लियर हुआ, अगला गोल ऑब्जेक्टिव आएगा। अगला गोल ऑब्जेक्टिव क्या बन गया तेरा, सी फाइनल, फाइनल क्लियर हुआ, ओके ये हुआ। उसके बाद अगला गोल ऑब्जेक्टिव जॉब करने का, प्रैक्टिस करने का, वापस ये लाइफ एक ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, अगला तो आने वाला ना। अरे फिर बजाय शादी करेगा, बच्चे करेगा, जिंदगी चलाएगा, फिर बच्चों को स्कूल में भेजेगा, फिर मालूम पड़ेगा माँ का स्कूल की फीस भारी पड़ रही है, फिर और मेहनत करेगा, फिर वो फीस के लिए और मरवाएगा, समझ रहा है। फिर वो इतना करने के बाद बच्चा बोलेगा क्या किया तूने मेरे लिए। फिर इस सब में तू बीवी की गाली मतलब ऐसा करे, ऐसा ऐसा करते जाएगा, ऐसा करते जाएगा। फिर वो घर के बर्तन मतलब ऐसा करेगा, ऐसे सब करेगा। अरे घर के बर्तन धोना क्या हंसने वाली बात है भाई, इट्स नॉट ए जेंडर डोमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ मैं धो रहा हूं डर के मारे नहीं। तोड़ बड़ी तो मेरे को बताओ, ये नेवर एंडिंग है ना, इसको नहीं बोल रहा हूं, ये तो नेवर एंडिंग है। ओके लास्ट लग जाएगा, बूढ़ा होएगा, फिर सोचेगा अभी क्या करूं, फिर भगवान बर्तन धोएगा बोल रहा है, इधर दांत में बर्तन धोएगा। बुढ़ापे में अपना विजन अलग रखना पड़ेगा भाई। यार मेरे को बता, बुढ़ापे में तू क्या ही डरेगा किससे, तू डरेगा किससे, क्या नहीं। कोई भी कुछ बोला, देख आज मैं क्यों डर रहा हूं अपनी मतलब डर क्यों रहा हूं। देखो डर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम जिंदगी गाड़ी चलाना चाहते हैं, समझ रहा है, जिंदगी गाड़ी चलाना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये स्ट्रैटेजी है। आज मैं लड़ नहीं सकता क्या, लड़ सकता हूं अपने अधिकार के लिए। सीए बनाने क्या बनाना, मैं अपने घर पे भी तो लड़ सकता हूं अपने अधिकार के लिए। नहीं लड़ता मैं नहीं लड़ता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। ओके हाँ समझ रहे हम। हाँ अरे हम दो बच्चे हैं, उनका भविष्य है, अपन को किसका ध्यान रखना है। अब ऐसा लगता है कि बच्चों का ध्यान रखना, ऐसा ही होता है ना, इसलिए मैं चुपचाप सुनता हूं, उसका डर नहीं लगता, मारती नहीं हो मेरे को। लेक्चर यूट्यूब है, तू बताएगा अभी। आज देख लिया तो हाँ डरता है क्या मैं, हाँ तेरे घर पे जगह है क्या तो इस लाइन पे मेरे को ज्ञान मत चेपो कि ये इसके बाद वापस जिंदगी, ये तो जिंदगी भर है। मेरा पॉइंट है ये 5 स्टेप को, विजन मिशन गोल ऑलरेडी सेट है, ये करने के लिए टाइम लगता है। यस बड़ी लास्ट एक दो आंसर और बताओ मेरे को। करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, सारे स्टेजेस करने के लिए और रिसोर्स लगते हैं। एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब गैदर कर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस काफी टाइम लगता है सब गैदर करने गैदर करने के लिए। अगर मेरे को बता पैसा ही नहीं है मैं कटरीना कैफ के साथ शादी का क्यों सोचूंगा। तुम्हारा विजन भी वैसे रखो ना, समझ रहा क्या। ठीक है देखो एक्सेप्शन अलग अलग होते हैं। ओके कटरीना कैफ के साथ कौन शादी किया, सोचा नहीं था कभी, टारगेट अच्छा था, विजन के साथ एंटर किया वो। अरे भाई है भाई, ओके देखो पे पर विजन मिशन। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये विजन मिशन के आगे वाला एनालिसिस ही वो करो मत ना। आप ये समझो, आप जो बोल रहे हो ना उसके पहले बैकग्राउंड क्लियर करो। ये आप ऑलरेडी इसके साथ आगे जा रहे हो, इसके साथ आगे जा रहे हो। ओके अब इसको प्लीज डू नॉट टेक थ्रू ए डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन एग्जांपल, अगर मेरे पास पैसे नहीं है मैं कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, बस खत्म। पर इसका मतलब मैं स्ट्रैटेजी नहीं लगाऊंगा क्या, लगाऊंगा। अच्छा पैसे रहे तो कोचिंग का डिसाइड करूंगा, फिर अलग अलग कोचिंग होगी, किसी की फीस ज्यादा होगी, किसी की फीस कम होगी, फिर मैं शायद वो देखूंगा। बट दैट इज एनालिसिस, बट दैट इज वेयर ऑलरेडी आई हैव डन थ्रू गोइंग एड। माई पॉइंट इज वाई इट इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एक बोलता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में कौन है ये भाई, मां कसम, पूर्वन कुछ पूर्वन है भाई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम लगता है। एक बोलता है बेस्ट आउटपुट फ्रॉम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक क्लास बता दे भाई तुम्हें, एनालिसिस करके टेक्नोलॉजी रही।
मार्केट में अगर कुछ एनालिसिस करके हमने टेक्नोलॉजी लाई, एग्जांपल आर&डी किया, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, देखो आप मैं इस पे उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं, वो वापस इधर ही आ गया ना। मेरा क्वेश्चन वापस तुम, अच्छा तुम बाकी सब छोड़ो, ये 3 में टाइम लग रहा है, मेरा क्वेश्चन सिंपल है अभी। चलो मैं और फिल्टर करता हूं। अब तुम, ये 3 में टाइम लग रहा है, एनालिसिस में टाइम, अच्छा एनालिसिस में क्यों टाइम लग रहा है? अब ये मार्केट साइज की वजह से नहीं होता, इट इज बिकॉज ऑफ वन रीजन। अच्छा एक बार बस, अरे वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, वापस वही आ गया एनालिसिस में। नहीं 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 नहीं, एनालिसिस में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने को हर एक टाइप का जो भी उस मार्केट के ट्रेंड अरे नहीं रे, वो तो एनालिसिस मतलब वो तो है ही। ओके नहीं यार, आप गड़बड़ कर रहे हो, मतलब गड़बड़ नहीं कर रहे हो। देखो अच्छा सुनो सुनो, चलो चलो कम बैक टू मी, सुनिए सुनिए सुनिए, आप जो जा रहे हो वो डायरेक्शन ठीक है, आपके सोचने का एक तरीका है, आप सोच को बदलो। अब एग्जाम्पल लो, ओके एग्जाम्पल लो, एक्सपर्ट या वी स्मार्ट अब एनालिसिस करना चाहता है, एक्सपर्ट हो या वी स्मार्ट हो, ओके ये एनालिसिस करना चाहता है और ये चाहता है कि हम नई स्ट्रैटेजी बनाएं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ओके यहां पर विनोद रेड्डी सर या विशाल सर, ओके आइदर ऑफ इट, डू यू थिंक दोनों लीड कर रहे हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये दोनों एनालिसिस करने के लिए खुद एनालिसिस करेंगे? क्यों नहीं? दोनों क्यों नहीं खुद एनालिसिस क्यों नहीं करेंगे? मेरे को एकदम सिंपल बताओ। टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये भाई साहब ने पहला क्रैक किया, टाइम नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खुद एनालिसिस नहीं कर सकती है भाई। अगर इतना ही टाइम उनके पास था तो ये एनालिसिस करके लाइफ जी लेते थे। एनालिसिस वो नहीं करते, एनालिसिस कोई और करता है। तो एनालिसिस के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? तुम्हें नॉर्मल पर्सन को बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा ना? मेरा क्वेश्चन आता है, ओके जब एक्सपर्ट को बुलाना रहेगा, ओके फोन बजा, ओके फोन को साइलेंट रखो हाँ भाई, बिकॉज फोन एक मेरे लिए बहुत डरावनी चीज रहती है कि फोन बजा तो मेरे को लगता है बीवी का कॉल है, एक डर अलग रहता है भाई। ओके फोन, बाकी सब फैक्टर्स को अपन क्लोज कर सकते हैं, एक एनालिसिस की बात करें। सुनिए मालिक, मेरा क्वेश्चन है, विनोद सर या विशाल सर क्या एनालिसिस करेंगे या किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे? अच्छा एक्सपर्ट अपनी मर्जी से एनालिसिस करेगा या इनको इनपुट लगेगा कंपनी से? एवरीबडी एग्री? क्योंकि इनको जो एनालिसिस करना है वो तो कंपनी कुछ डेटा देगी, क्योंकि जब मार्केट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो थोड़ा ना बोलेंगे मार्केट में तो। अच्छा अभी अगर विनोद सर और विशाल सर ने बोला कि चलो एनालिसिस करो, चलो विनोद सर की बात करते हैं, विनोद सर ने बोला एनालिसिस करो, चलो मैं एक्सपर्ट हूँ, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, ओके बोला अमित तू एनालिसिस कर। मैं एनालिसिस ऐसे ही कुछ करूंगा या मेरे को कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस भी तो पता करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या मैं बैठे बैठे पता करूंगा या विनोद सर के साथ बैठना पड़ेगा? पर विनोद सर ही नहीं मिल रहे। आई होप समझ में कुछ आ रहा है। तो अब मेरे को बताओ क्या, अरे अच्छा विनोद सर क्यों नहीं मिल रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उनका रूटीन दिन का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या रूटीन डे काम छोड़ के वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या? अरे ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वापस वही प्रॉब्लम आएगी जो फाइनेंशियल का पॉइंट है। मेरा फाइनेंस का पॉइंट है, मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता बड़ी, एग्जिस्टिंग बिजनेस आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एनालिसिस करने के लिए मुझे एक्सपर्ट लगेगा, एक्सपर्ट के लिए ओके टाइम देना पड़ेगा। टाइम किसको देना पड़ेगा? एक्सपर्ट को टाइम किसको देना पड़ेगा? किसको? ऑर्गेनाइजेशंस को। किसको देना पड़ेगा? पर प्रॉब्लम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन खुद बिजी है किसके अंदर? डे टू डे एक्टिविटी में। ओके अरे भाई यार आप इमेजिन करो अगर विनोद सर को बोल दिया भाई आप मेरे साथ 10 दिन मेरे को देना पड़ेगा, आपको पूरा स्ट्रैटेजी तोड़ बनाना है, मेरे को बता 10 दिन का क्लास ऑफ कर सकते क्या विनोद सर? ओके ऐसा नहीं रहता, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? एनालिसिस फटाफट हुआ, टाइम लगा, पर एनालिसिस किसने किया? बाहर वाले ने या अंदर वाले ने? बाहर वाले ने। ये करके रिपोर्ट किसको दी? अंदर वाले को। यानी विनोद सर के पास रिपोर्ट आ गई अभी, अब विनोद सर के पास रिपोर्ट आ गई एनालिसिस की। विनोद सर ने एनालिसिस रिपोर्ट के बाद अब स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी आपको क्या लगता है एक ही ऑप्शन होता है या मल्टीपल ऑप्शन होता है? अब ये मल्टीपल ऑप्शन कौन देने वाला है? प्रशांत सर। आप देखना प्रशांत सर आपको जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रशांत सर ये आपको बताएंगे कि भाई साहब अगर ये रहा तो ये ऐसा करो, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो अगले 5 साल के बाद इतना आ सकता है। अगले 5 साल के एक चीज आपने एफएम में पढ़ी होगी, आज जो पैसा मिल रहा है और अगले 1 साल बाद मिल रहा है सेम अमाउंट है क्या? प्रेजेंट, कुछ सुना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। तो मेरे को बताओ अगले साल बाद, ओके मैं आके विनोद सर को बोल रहा हूं ये एनालिसिस किया है, आप ये स्ट्रैटेजी यूज करो, अगले साल 500 करोड़। अब मेरे को बताओ अगले साल 500 करोड़ आज के हिसाब से उनको जो इन्वेस्ट करना है वो मैच होना चाहिए ना? ओके आज विनोद सर को मैंने बोला एक काम करो सर आप है ना आज के ओके 270 करोड़ इन्वेस्ट करो, अगले साल 500 करोड़ देगा। क्या विनोद सर रेडी होंगे? क्यों? विनोद सर 500 करोड़ को कन्वर्ट करेंगे डिस्काउंटिंग में आज के सामने।
अगर आपको भले ही वो दिख रहा होगा डिस्काउंट करने के बाद, अगर एक ऑप्शन ये है और ऐसा एक ऑप्शन है, आज 270 करोड़ करो एक प्रोजेक्ट बी, ओके स्ट्रैटेजी बी, ओके 270 करोड़ इन्वेस्ट करो और 3 साल के बाद 1000 करोड़ आएगा, कौन सा बेटर ऑप्शन है? कौन सा बेटर ऑप्शन है? इसमें प्रशांत सर मदद करेंगे। प्रशांत सर को बुलाना पड़ेगा, विनोद सर को थर्ड स्टेज में। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी डिसाइडिंग विनोद सर करेंगे, लेकिन फॉर्मुलेशन करने के लिए ऑप्शंस कौन देगा? ओके, आई होप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिस्ट, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट, ये लोग वापस लगेंगे। यानी कौन लगा वापस? एक्सपर्ट। ओके, अब वापस एक्सपर्ट, अब एक्सपर्ट रहेगा, ये सब एनालिसिस करेगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? ये प्रशांत सर लेंगे या विनोद सर लेंगे? प्रशांत सर पीछे पड़े, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई। विनोद सर बोले ठीक है कल बात करते, कल बात करते। क्यों क्यों क्यों? विनोद सर के पास ओके दूसरा लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है एसएम का दूसरा। आप जो करना चाहो कर लो, ओके भले ही अगर प्रेस्टीज पॉइंट में भी एनालिसिस करना है, प्रॉब्लम है एनालिसिस कौन करेगा? विनोद सर करने वाले, क्या कौन करने वाला? एक्सपर्ट ना। ओके, उसको टाइम देना प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो सेकंड लिमिटेशन समझा कि टाइम कंज्यूमिंग? नहीं समझा? तो व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग, मेरे को बताइए। व्हाई एसएम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? Okay, it involves stages. In stages, it involves analysis, formulation. Does it require strategies, experts? Okay, and when you appoint experts are from inside the organization or outside the organization. Okay, and when he's doing or formulating any study for the organization, does he require involvement of organization? Okay, but the problem is organization is not able to give time. Why? अरे मैंने अभी बताया ना, because organization is involved in day-to-day activity. And therefore, strategy management takes time for ultimate implementation. Again, आप बोला जो आपने बोला है वो हर पॉइंट एग्रीएबल है, लेकिन इसका रीजन समझा क्या मेन? अच्छा मेरे को बताओ। ओके, एक बंदे ने बोला मेरे को, ये अपने क्या बात की थी? ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत बड़े एनवायरनमेंट का है, इसको ये डिसएडवांटेज है। सर इसको ओवरकम कैसे करते हैं? 50 एक्सपर्ट लगा दो, 50 एक्सपर्ट लगा दो। ओके अच्छा, ऑडिट में आपने देखा होगा, अगर ऑडिट बड़ा होता है तो कितने अकेला एक ऑडिटर करता है या ज्वाइंट ऑडिटर रख सकते हैं? करो ना, सोल्यूशन है ना। ये डिसएडवांटेजेस है जो आप बोल रहे थे। मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं, ये लिमिटेशन की बात कर रहा हूं। लिमिटेशन अगर 50 भी लगाए तो प्रॉब्लम क्या है? 50 को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के साथ। प्रॉब्लम क्या? ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम नहीं है। भाई साहब समझ में आ रहा है क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस? तो हाउ मेनी लिमिटेशंस वी हैव डिस्कस हियर? फर्स्ट, एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट और कॉम्प्लेक्स। जो भी आपको वर्ड याद रहता है वो याद रखो। एनवायरमेंट इज turbulent or complex. Second scenario, SM is process. I hope time consuming process. Time consuming SM का definition में मैनेजरल प्रोसेस लिखा था ना, तो सेकंड पॉइंट लिखोगे SM is। थर्ड का तो आंसर आप दो मेरे को। SM is costly process. इजी है, 2 मिनट का काम नहीं है। एक्सपर्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है ना। अच्छा अब इसमें अभी कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, ओवरकम करते हैं, विनोद सर को ही बोलते हैं एनालिसिस करने। टाइम ये इर्द गिर्द है यार, लिमिटेशन है। इसको ओवरकम करने के लिए आपको और पैसा डालना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर पैसा तोड़ डाला, तोड़ मतलब एकदम जबरदस्त डाल दिया, ओके तोड़ डाल दिया, फिर भी टाइम लगने वाला है। अच्छा टाइम को कम करने के लिए आपको लोग ज्यादा लगेंगे, फिर पैसा और पानी के जैसे बहेगा। ये दोनों इर्द गिर्द लिंक है। तो याद रखना दो लिमिटेशन कौन से? एसएमएस एंड एसएमएस कॉस्टली। भाई साहब समझ में आया? तो हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएमआर देयर? चौथा बाकी है, पर 3 बता दो। टर्बुलेंट, क्लियर है बड़ी? ओके अब मेरे को बताओ, क्या खाली विनोद सर ओके ये लोग एसएम यूज करेंगे या दूसरे कॉम्प्यूटर भी एसएम यूज करेंगे? तो सक्सेसफुल कौन? ओके कंप्यूटर कैन बी मल्टीपल। ओके हर जन एस पे मतलब स्ट्रैटेजी यूज करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ये बिजनेस मॉडल में देख रहे हो तो हर कंप्यूटर हर एक जन एसएम यूज करेगा, हर एक जन एसएम यूज करेगा। अच्छा ओके अगर आप इसकी बात करो, आप इवन अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करोगे, साबुन वाला या कॉम्प्लेन वाला, बोर्नविटा वाले, या आपस की बेइज्जती करते देख लो। ओके आप नोट करना, हर जन एक दूसरे के बताता कि तू वो करेगा तो क्या होएगा। ओके एक नेगेटिव मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग और समथिंग लाइक दैट। एक एग्जांपल, मैं कल एक फोटो दिखाता हूं आपको। 2 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज था, जिसमें 2 दिन पहले का पूना के टाइम्स ऑफ इंडिया का, हाँ मुंबई का मालूम नहीं मेरे को, ओके समथिंग लाइक दैट, ऐसा न्यूज़पेपर का ऐड था जिसमें अंदर ऐसा बताया था
कि बैटरी, एक गाड़ी बताइए, गाड़ी, ओके, एक गाड़ी आगे है, एक गाड़ी बहुत पीछे है, और ये गाड़ी है ना रेड कलर की बनाई, और एक गाड़ी है ना कुछ ये इस तरह की बताई, इस तरह की ऐसे, और ये बोला ओके इस गाड़ी को चार्ज कर रही है एवर रेडी बैटरी। एवर रेडी, एवर रेडी सुना है बैटरी? ओके, तो मेरे को बताओ एवर रेडी का बहुत तोड़ कॉम्पिटिटर कौन है? कलर से मैच हुआ। ओके, क्लियर कट मालूम पड़ता है ड्यूरासेल का। मैं फोटो दिखा के आपको 2 मिनट में समझ में आएगा ड्यूरासेल है। अब देखना साबुन के इसमें भी, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? आप हर एक ऐड में देखो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की बेइज्जती की जाती है। रीजन सिंपल है, क्योंकि दैट इज हाउ स्ट्रेटजी वर्क्स। सबसे बेस्ट ऐड मेरे को लगती है मालूम है कौन सी? इंश्योरेंस वाली। नहीं, इंश्योरेंस वाली सीधा इमोशन को ठुकती है। तेरा पति मर गया तो क्या होगा? कसम से वो ऐड देखने के बाद कभी कभी लगता है मां कसम साला मेरे को ही क्यों मार रहा है। मतलब मालूम है ना, एक देखा एक जीवन बीमा की ऐड है जिसमें आ रही है एक बीवी आ रही है और बेटी की शादी हो रही है। बेटी शादी होने के बाद मां कसम वो आ रहा है बोल रहे, वो आ रही है बोल रहे ये तो चले गए थे 8 साल पहले, लेकिन अगर इन्होंने जीवन बीमा नहीं लिया होता तो आज मैं बेटी की शादी कर नहीं पाती। अरे भाई उसको क्यों मारा जल्दी? अरे जीना चाहता था वो, जीवन बीमा लिया इसलिए गया, क्योंकि जीवन बीमा के पैसे वापस नहीं आते थे, तो बोला पैसा तो इन्वेस्ट किया वापस ले लेते, चला गया बेचारा। इमोशन इमोशन इमोशन। ओके, again I'm telling you, see at the ad, these are all strategies. Okay, think about this ad. Okay, you go with Bournvita ad देखिए, वैसे कोई वो हेल्थ ड्रिंक नहीं है, शुगर ड्रिंक है, लेकिन हेल्थ ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूं। वो ऐसा देखना, उसमें माँ रहती है, माँ ऐसे भागती है, माँ ऐसे भागती है, और पीछे बेटा धीरे धीरे भागता है और वो हारता है, और माँ बोलती है जिस दिन बेटा मुझे हराएगा मैं जीतूंगी। देखा है क्या? और देखना अगला और एक उसी सीन कट करके फिर बाद में बेटा जीतता है और फिर मां ऐसे खुश होती है। बोर्नविटा, तन की शक्ति मन की शक्ति बोर्नविटा। कॉम्प्लेन की एड में देखो, 2 मां बातें करती है, तेरे बेटे की हाइट बढ़ नहीं रही है, दूसरी बोलती है मेरे बेटे की तो हाइट बढ़ रही है, मतलब बढ़ नहीं रही है, तेरे बेटे की हाइट कैसे बढ़ रही है? मैं क्योंकि बेटे को कॉम्प्लेन पिलाते हो हाइट बढ़ाने के लिए। देख ले हर एड में मां दिखती है, बाप नहीं दिख रहा। हर ऐड में तू देख, मेरे को बता बाप दिखा है ड्रिंक में कहां पर? अरे क्या बाप के अंदर फीलिंग नहीं है? नहीं, बाप बोल रहा है मेरा बेटा तो छोटा ही रहे। नहीं, बाप बोल रहा है मेरे बेटे का दिमाग का विकास क्यों करूं? तन की मन की शक्ति काय के लिए चाहिए? अरे चाहिए मेरे भाई, लेकिन बाप को पता है, ओके, एडवर्टाइज मार्केटर को पता है अगर ये स्ट्रैटेजी यूज की तो ही प्रोडक्ट बिकेगा। मां इमोशनल है, अगर मां को हमने कम्युनिकेट किया कि भाई तेरे बेटे के लिए है, ओके, शी विल डेफिनेटली थिंक ऑफ परचेजिंग इट। लेकिन अगर फादर को इन्वॉल्व किया नहीं हो पाएगा, क्योंकि फादर बोलेगा बिना इसके भी मैं बड़ा। लॉजिक समझा क्या? बस खत्म है। तो आप इमेजिन करो, मतलब ये कितना स्ट्रैटेजी है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कॉम्प्लेन ही स्ट्रैटेजी यूज करता है? क्या कॉम्प्लेन ही स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट यूज करता है? क्या बोर्नविटा भी कर रहा है? तो फिर एक ही सक्सेसफुल क्यों होता है? क्यों एक ही सक्सेसफुल क्यों होता है? एंड दैट्स द लास्ट पॉइंट अपने लिए। क्या बोलना बड़ी, हाँ, कोर कॉम्पिटेंसी। एक आंसर है कोर कॉम्पिटेंसी। लेट्स डिस्कस कोर कॉम्पिटेंसी। एवरीवन कोर कॉम्पिटेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोर कॉम्पिटेंसी जो तेरे पास है, ओके, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वो कोर कॉम्पिटेंसी अपने पास बना नहीं सकता। अगर मुझे मालूम पड़ गई तो बना सकते कि नहीं बना सकते? फिर तू क्या करेगा? फिर टेक्नोलॉजी। ओके, तेरे को क्या लगता है टेक्नोलॉजी इतनी आसान है अपग्रेड करना? ओके, एप्पल जब पहली बार आया था बहुत भारी लग रहा था। मेरे को बता लास्ट 3 मॉडल में क्या उखाड़ लिया इसने? क्या मेरे को इधर उधर, इधर का बटन, उधर का बटन, उधर का बटन, चार्जिंग वो वगैरह वगैरह फलाना ढिमका, कोई स्ट्रैटेजिक चेंज था क्या? लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट R&D करके बेचा, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड नाम यूज किया। ओके, और ये ध्यान देखना, चैप्टर 4 में जाएंगे ना अपन इसी को अच्छे से समझेंगे। जब पहली बार प्रोडक्ट इनोवेशन आता है, ओके, सेकंड प्रोडक्ट आता है, वर्जन 2 आता है, वर्जन 3 आता है, वर्जन 4 आता है, बहुत सारी चेंजेस ऑप्शन अवेलेबल आते हैं। लेकिन एक बार 4-5 वर्जन हो गए, 6 वर्जन हो गए, कहीं ना कहीं DMU आता है। DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद इसके अंदर और फीचर नहीं होते, इसके अंदर और कुछ नहीं होता, फिर भी कंपनी सेल तोड़ कर दी कि नहीं? उसका कारण क्या? ब्रांड। यानी जब इनोवेशन आए कंपनी ने क्या करना चाहिए? ब्रांड बेटर करना चाहिए। पहले 3-4 वर्जन तक ब्रांड को भारी करना चाहिए, मार्केटिंग हैवी करनी चाहिए, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि 4 वर्जन या 5 वर्जन के बाद किसी ने और कॉपी भी किया, कुछ भी हुआ, ओके, सेल किसका ज्यादा होगा? उस ब्रांड का।
पर प्रॉब्लम क्या है? ओके, कोर कॉम्पिटेंसी के लिए प्रॉब्लम, कोर कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की खास बात है, ओके, दो जन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। क्या दोनों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करने के लिए क्या दोनों एनालिसिस करेंगे? एनालिसिस करने के लिए दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सी दो इंफॉर्मेशन? एक्सटर्नल इंटरनल में यूज ही नहीं कर रहा अभी। ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन में कौन सी आती है? कस्टमर इंफॉर्मेशन आती है, हाँ या ना? ओके, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आती है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आती है क्या? ये मिलना मुश्किल होता है। कंप्यूटर अगली स्ट्रेटजी क्या करेगा ये मालूम नहीं हुआ। सरकार क्या, कॉम्पिटिटर के जो भी डिसीजंस होते हैं बंद दरवाजे में होते हैं। किसमें होते हैं? बंद दरवाजे में। देखो, अगर आपको कोई पिक्चर देखी होगी, उसमें समझा होगा क्या करेगा मालूम है क्या? ये अपना एक आदमी इधर भेजेगा एज ए मैनेजर बन के, सैलरी खाएगा एक कंपनी की, लेकिन काम करेगा किसी और कंपनी के लिए, और वो इंफॉर्मेशन इसको देगा। अब मेरे को बताओ, क्या इसकी स्ट्रेटजी इससे बेटर हो जाएगी? पॉसिबल है, लेकिन इसकी तो लग गई ना। यही कॉन्टेक्स्ट है। ये बोलते हैं चौथा लिमिटेशन क्या है? एसएम तो हर जन यूज करते हैं, एसएम तो हर जन यूज करते हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स बिकॉज द डिसीजन टेकन बाय कॉम्पिटिटर इज बिहाइंड द क्लोज डोर्स। इसका एग्जांपल बताता हूं, ओके, समझने की कोशिश करो। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरा टारगेट क्या होगा? अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में कोई नहीं लाया, सुशी कोई नहीं लाया, मेरे को बताओ सेल मेरा ही होगा अगर सुशी के जितने भी कस्टमर है, हाँ या ना? एवरीबडी एग्री और नॉट? अब पर मेरे को बताओ, मेरे दिमाग में जो और 3 कंप्यूटर थे मेरे, ए बी सी, ये 3 कंप्यूटर थे, मेरे को मालूम था ये लोग कभी सुशी में घुसेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉय नहीं है, इनके पास वो स्टाफ ही नहीं है, इनके पास वो शेफ ही नहीं है। ओके, मैंने सुशी लॉन्च की, ओके, 2 दिन के बाद इन्होंने शेफ पकड़े, हाई पैकेज पे, हाई सैलरी पे, और लेके आ गए। क्या मेरा टारगेट जो सोचा था उसकी ठुक गई ना? बस ये हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, हमने एसएम फॉलो करके सुशी लॉन्च की थी, बड़ी हमने एसएम फॉलो करके सुशी लॉन्च की थी, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। क्योंकि मैंने क्या सोचा था, एनवायरमेंट चेंज नहीं हुआ, लॉ रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉम्पिटिटर, मैंने क्या सोचा था, कॉम्पिटिटर कर ही नहीं पाएगा। मैंने क्या सोचा था, कॉम्पिटिटर के पास ये रिसोर्स नहीं है, कॉम्पिटिटर की ये ताकत। अब मेरे को बताओ, क्या कॉम्पिटिटर उल्टा पड़ा? दिस इज व्हाट बिगेस्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चौथा लिमिटेशन क्या बोलता है? लिमिटेशन बोला मैंने, इसलिए डिसएडवांटेज नहीं बोला। चौथा लिमिटेशन क्या है? आप भले ही एसएम करो, लेकिन ये एसएम में 4 स्टेजेस जो है, 5 स्टेजेस जो है, इसमें ये क्या है? एनालिसिस में हम क्या कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स भी देखते हैं? ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। या हमने जो सोचा होगा वो आगे कॉम्पिटिटर वैसा रहने वाला नहीं है। तो मेरे को बताओ, हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? कौन से? ओके, एनवायरमेंट इज बंद दरवाजे के पीछे है। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरे को बताओ, एनालिसिस करना टाइम कंज्यूमिंग या फटाफट? आवाज क्यों? एक्सपर्ट आएगा और एक्सपर्ट को साथ में देना भी पड़ेगा, पर विनोद सर टाइम दे नहीं पा रहे। पहला लॉजिक समझा? अच्छा, क्या एनालिसिस करना, ओके, क्या एनालिसिस करना कॉस्टली भी है? और एनालिसिस में गलती क्या हो सकती है? एनवायरमेंट का एजम्पशन गलत जा सकता है। और चौथा सिनेरियो, एनालिसिस में अगर हमने कंप्यूटर के बारे में सोचा होगा, क्या कंप्यूटर वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आपने सोचा था, कि रिएक्शन चेंज हो सकता है? अगर आप चारों चीज समझोगे तो चारों चीज में मेन क्रक्स, मेन स्टेज कौन सा है? एनालिसिस। आपका सब एनालिसिस का गेम है, एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी। उसके बाद तो ठीक है, ये सब चीज मेरे हाथ की है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना। चल ओके प्रेम, तू ऐसा काम कर, चल ये के तू ऐसा काम कर, चल ऐसा काम कर, चल ऐसा काम कर, ये तो मैं कंट्रोल कर ही सकता हूं ना। इंप्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि कौन डिफाइन करेगा? मैं। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन की अपनी ही प्रॉब्लम है, जब तुम चैप्टर 5 में जाओगे देखोगे, लेकिन किसके हाथ की बात है? मैनेजमेंट। लेकिन पहला दूसरा मैनेजमेंट के हाथ में रह के भी प्रॉब्लम आता है। ये है लिमिटेशन ऑफ एसएम। और यहां पर अपने एसएम की 3 कहानी खत्म हो जाती है। तो एसएम में कितने क्वेश्चन अपने देखे बड़ी? एसएम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन थे? 3। नाम बता। ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशन। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? पहला कीवर्ड खाली कीवर्ड पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गाइड। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, गाइड द चेंजेस। समझ में आया? ठीक है। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? प्रोएक्टिव, फ्रेमवर्क। इसके बाद एनवायरमेंट की अपॉर्चुनिटी, शेप द फ्यूचर, दीवार, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। याद आया? 14 पॉइंट, बिजनेस को लंबा करना, लॉन्गिविटी। एंड मेरा क्या? हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? 4। पहला लिमिटेशन एनवायरमेंट
कॉम्प्लेक्स या टर्बुलेंट, दो वर्ड, कॉम्प्लेक्स और बंद दरवाजे के पीछे, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। समझ में आया क्या? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स समझा क्या? मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं पर मेरे दिमाग में कि कॉम्पिटिटर कोई करेगा नहीं, लेकिन क्या वो कर सकता है? उसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है, उसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। क्या ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया क्या सबके? एवरीबॉडी पक्का? पक्का? एनी डाउट? क्लियर? पक्का ना? ऑनलाइन पर लोग कोई डाउट रहा तो बताइए, फिर इसको अपडेट करते हैं। और ये रेड वाला पोर्शन रखना क्योंकि ये अपने लिए काम रहेगा। आ जाइए अगले पेज पे। अच्छा उसके पहले एक बार मेरे चार्ट रिकॉल कर दो। चैप्टर 1 में कितनी चीजें? 6 2 कितनी चीजें रे? ये 6 चीजें स्क्रीन पे देखो और एक बार रिपीट करो। पहली चीज क्या है? डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन है? स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट का। दूसरा प्रोएक्टिव रिएक्टिव। तीसरा क्या है? एसएम। एसएम में कितने क्वेश्चन? 3। क्या तीनों क्वेश्चन क्लियर है? अभी वी हैव डन विथ ऑल 3 क्वेश्चंस नाउ। अभी वाली लिखना बचा हुआ है। तीनों क्वेश्चन समझा? चौथा क्वेश्चन क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। कितनी चीजें उसके अंदर? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्ट्स। आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड प्रोबेबली थर्सडे, ये अपन इस पे ही रहने वाले हैं। ओके समझ में आया? एंड फ्राइडे एंड सैटरडे अपना चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ओके बिकॉज लास्ट वाला पोर्शन रहेगा। लास्ट वाला पोर्शन डिस्कशन करते वक्त मैं चैप्टर 5 को इन्वॉल्व करूं नहीं करूं ये मेरे डिसीजन मेकिंग पे रहेगा, तो उसमें एक आध लेक्चर आगे पीछे। तो दिस इज व्हाट अ चैप्टर 1 विल बी फॉर यू। तो भाई साहब आई होप ये लॉजिक क्लियर है सबके लिए। ठीक है, ये रिकॉल हुआ। स्ट्रैटेजिक लेवल में कितने लेवल्स है? 2 स्ट्रैटेजिक लेवल मैंने कल नाम दिया था। मैंने कल बोला इस लेवल को नाम देंगे, क्या नाम? स्ट्रैटेजिक लेवल। तो स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? 3। आपको चेंज करना है 3। कौन से? कॉर्पोरेट। क्लियर है? शांति से इनके तीनों के काम क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, जो अपन ने बेसिक बैकग्राउंड मालूम है। एंड लास्ट पॉइंट, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है, ये लेवल है, इसका नेटवर्क अपन डिस्कस करेंगे। जेपिंग बड़ी। लेट्स स्टार्ट ऑन द पर्टिकुलर पेज ऑफ लिमिटेशंस। आइए लिमिटेशंस के ऊपर, पेज नंबर 7। हेड पॉइंट मसाले में डालना, हेड पॉइंट मसाले में। हाँ, पहला पॉइंट बताइए, एनवायरमेंट इज चालू करिए। अरे क्या हो गया रे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया रे? कुछ दिक्कत है एसी का? तो जिसका एसी का एडजस्टमेंट है, एक साइड में बैठो, जिधर एसी नहीं है उधर करो। क्या है ये इतना जगह बैठे, सो जा उधर लेट के। क्या इतना टेंशन ले रहे है ना? एसी का मैं आपको वापस बोल रहा हूँ। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही एंगल से मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हर एंगल से मैं अच्छा ही दिखता हूँ। तो अगर एसी का पहले अपना एंगल सेट करो। ओके, मेरे को देखने से ज्यादा पहले है ना, आप देखो किधर कंफर्टेबल रहोगे। 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आपने एसी बंद चालू करने में गए, तो आप जिधर जिधर एक बार सेट हो गया, सेट होने जो, बार बार चेंज मत करो। ओके, क्या है अपन, मैं आपको सही में बता रहा हूँ क्योंकि वो उसमें अपना टाइम जाएगा। तो फटफट आ जाओ सिस्टम में, जिधर एसी वेसी नहीं है प्लीज आ जाओ, दूसरी जगह बैठ जाओ भाई। पहला पॉइंट मेरे को बताओ, हेड क्या है? एनवायरमेंट इज, ओके, एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब, टर्बुलेंट का मतलब डायनामिक, चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड हाईली कॉम्प्लेक्स। डैश, इट इज डिफिकल्ट। कुछ कुछ कीवर्ड्स रहेंगे, कुछ कुछ चोमू आंसर है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मसाले की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, पर मसाले से ज्यादा क्वेश्चन के एप्लीकेशन में अपन को डिस्कस करना पड़ेगा लेटर ऑन। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स, it is difficult to understand the complex environment. It is difficult to understand the complex environment
and exactly pinpoint how it will shape in future. थोड़ा बड़ा है, सेटल वैसे जाना. शेप इन फ्यूचर जनरलाइज आंसर है, आई नो, बट आपको कीवर्ड्स याद रखने चाहिए. हाउ विल शेप इन फ्यूचर. तो मेरे को बताओ. ओके जी, एनवायरमेंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है ना बड़ी. तो हम एनवायरमेंट का क्या करते हैं? ओके, एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं या एस्टिमेट करते हैं? नेक्स्ट लाइन, द organizational estimate about its future shape. Organization estimate about its future shape may hopefully नहीं, awfully go wrong and may fail all strategic plans. तो पहला, अगर मैं हेड पॉइंट बोलूँ, हेड पॉइंट सबको याद रह जाएगा. अब मसाले में पहली लाइन में हम लिखेंगे कि भाई एनवायरमेंट को डिटरमाइन करना मुश्किल है. सेकंड लाइन में लिखेंगे इसलिए हम एस्टिमेट करते हैं, और एस्टिमेट गलत हो गया तो हमारी लग जाएगी. ये दूसरा पॉइंट है. आई होप दूसरा पॉइंट क्लियर बड़ी. हाँ या ना? ओके, अब आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है एनवायरमेंट में कौन कौन होता है. द एनवायरमेंट, कौन कौन होता है एनवायरमेंट में? ये एनवायरमेंट बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं कर रहे झंपे. द एनवायरमेंट affecting organization deals with affecting organization has to deal with customers. और कौन? कस्टमर. अच्छा, कोई है ही नहीं तुम्हारे हिसाब से? ओके, मैं ही डालता हूं. गवर्नमेंट, सप्लायर्स. अच्छा, क्या सप्लायर्स हमारे लिए थ्रेट हो सकता है क्या? कैसे? कोई एग्जांपल? आज के इंडिया में सप्लायर सबसे बड़ा थ्रेट है, मतलब रिटेल मार्केट के लिए. अगर मुझे कल शॉप खोलनी है, मेरे लिए सप्लायर थ्रेट हो सकता है क्या? रॉ मटेरियल नहीं, सप्लायर थ्रेट कैसे हो सकता है मेरे लिए? रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, वो तो मैं फिर मेरे को बताओ, ये प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं किस पे ला दूंगा ये प्राइस? कस्टमर पे, बायर से ले लूंगा. ठीक है, मैं बोल रहा हूं मेरे को माल ही नहीं मिल रहा है, क्यों? क्रेडिट पे नहीं दे रहे. ऐसा नहीं, क्रेडिट पे तो मिलना ठीक है, क्रेडिट पे नहीं दिया तो कैश है मेरे पास पड़ा है, ले लो. बोलिए. मोटिवेशन नहीं, सप्लायर खुद ही बेच रहा है, बहुत लीस्ट चांसेस हो गया. ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन सप्लायर अगर खुद ही बेच रहा है तो वो वॉल्यूम तो बढ़ाएगा. उसका कोई तो एक बायर होगा जो बोला होगा अगर तू इसको बेचा तो मैं नहीं खरीदूंगा. इंडिया में कौन है? आंसर तुम्हारे पास है. ओके, डीमार्ट. और मैं आपको एविडेंटली दिखा दूंगा, मतलब अभी नहीं पर एविडेंटली दिखा दूंगा, डीमार्ट अपनी पैकिंग कस्टमाइज करवाता है. और मैं आपको चाहिए, आप एविडेंटली जाइए, डीमार्ट में जाइए और दूसरे लोकल किराना शॉप में जाइए. आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा, एक जगह वो 180 ग्राम का साबुन है, ओके, और वो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, पर मैं आपको इसका एविडेंस भी दिखाऊंगा फोटो में, और वो 75 रुपीज़ का होगा. एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 75 रुपीज़ का है. ओके, लोकल शॉप में ये 75 करके 73 की करेगा लोकल शॉप वाला. यानी आपको कितना डिस्काउंट मिला? 2 रुपया. और आपको मैं बता रहा हूँ 160 ग्राम का डीमार्ट में आपको दिखेगा जो 140 रुपीज़ का होगा, और ये खत्म करके 80 रुपीज़ में आएगा. डिस्काउंट कितना दिखा? 60-70 रुपया. और टेक्निकली अब मतलब अगर आपने देखो प्रिसाइज, देखो कैलकुलेशन करो, आपने कम के लिए ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन अपन ज़्यादा पैसे की तरफ क्यों गए? डिस्काउंट बड़ा दिखा. आप कैलकुलेशन मारना, ऐसा आपको समझेगा. और फिर आप बोलोगे सर डीमार्ट वाला ये क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अपने इधर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड अदर एक्ट के अंदर है कि एक ही
जो वेट है प्रोडक्ट का, उसके लिए आप डिफरेंट एमआरपी अलग अलग रिटेलर के पास नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये डीमार्ट के लिए संतूर साबुन ये ऐसे बनाता है, HUL है ये। सर आपको कैसे पता? अरे भाई यार, भाई ये पूरा एनालिसिस है। मेरा मामा, मैंने बताया था ना, नवजीवन सुपर शॉप, ही इज इनटू दैट। तो मैं जब जाता हूँ, जलगांव गया मैं, तब गया तो इंटरेक्शन करता हूँ, तब देखता हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद नहीं तो अपन भी तो डीमार्ट में, मैं वैसे देखो अभी भी शॉपिंग डीमार्ट से ही हो रही है मेरी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, ये देखने के बाद भी। रीजन सिंपल है, देखो डीमार्ट में अपन, मतलब वो क्या होता है, एक साथ में बल्क लेके आते हैं, पर डीमार्ट के अपनी डिसएडवांटेजेस है। डीमार्ट एकदम क्लियर है, वो आपको एक्सेस ओपन एक्सेस क्यों देता है, वो इतना बड़ा रहेगा, आपको एक्सेस ओपन क्यों देता है? आप वो भी चीज खरीद लो जिसके लिए आप आए नहीं हो। लेकिन आप लोकल किराना शॉप में जाओगे ना, आप सिर्फ वही खरीद के लेके आओगे जो चाहिए। तो अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग ओके मोर देन रिक्वायर्ड इन दैट डिमांड, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अच्छा, अपने लिए ऐसा है कि जाने देना, एक बार की शॉपिंग खत्म कर देते हैं, और एक बार शॉपिंग करके बहुत सारी चीजें, बट दिस इज, ये मैं आपको समझा सप्लायर कैसे ये है। अब फिर इसके लिए अपन स्ट्रेटजी क्या करेंगे? मेरे को मालूम पड़ा डीमार्ट मार्केट में ऐसे कर रहा है, तो अपन ने क्या किया, डीमार्ट से और सस्ता, अपन ने 10 रुपया सस्ता दे दिया। या एग्जाम्पल मैंने बोला पैराशूट लेके जाओ और संतूर फ्री दूंगा, ओके ऐसा हुआ। ओके डीमार्ट बोलेगा संतूर वाले को, देख ले भाई ये तेरे एरिया में ऐसा हो रहा है, आई डोंट वांट, मैं नहीं लेगा। फिर डीमार्ट वाला, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये रियल एग्जांपल नहीं है डीमार्ट के, पर ये रियल एग्जांपल इसी के इर्द गिर्द है। और मैं आपको बताऊं बहुत सही स्ट्रेटजी है डीमार्ट की। डीमार्ट के ओनर, ओके आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको, मतलब इसका मेरे को डेटा किधर है, ही ऑलवेज विजिट एवरी सिटी वेयर डीमार्ट इज देयर, ही ऑलवेज आइडेंटिफाई हु आर द लोकल कॉम्पिटिटर्स एंड व्हाट आर देयर स्ट्रेटजीज। डीमार्ट का ओनर, डीमार्ट का ओनर जो मुंबई में हजारों करोड़ के फ्लैट में बैठा हुआ रहेगा, लेकिन भाई वो हर सिटी में विजिट करता है, हर सिटी में। ये डीमार्ट की खास बात है। तो स्ट्रैटेजीज कितनी एकदम अप टू डेट रहती है, दिस व्हाट हैपन। तो सप्लायर बिकम्स ए थ्रेट और नॉट। पर सप्लायर थ्रेट कब बनेगा मेरे लिए, मतलब सप्लायर चेंज कब होगा मेरे लिए, सप्लायर प्रॉब्लम कब होगा मेरे लिए, बताओ मेरे लिए? जब कंप्यूटर के लिए वो, ओके कंप्यूटर के लिए वो, अच्छा कंप्यूटर कौन सा होगा, छोटा कंप्यूटर या बल्क कंप्यूटर? बल्क कंप्यूटर। एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, other external factors, and therefore we will be concluding this answer with a last line. Thus, last line conclusion के लिए, thus blindly relying on strategy, blindly relying, ये relying है RELYING, relying on strategy could go absolutely wrong, could go absolutely wrong if environment is turbulent. Environment is turbulent. तो एक हेडिंग और इसके मसाला जब लिखना होगा, 101% क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर इसको इंटीग्रेट करना होगा, अपन डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन की वजह से इसका मसाला चेंज होने की संभावना है, लेकिन मसाला इर्द गिर्द रखोगे। तो मेरे को बताओ मसाले में क्या कीवर्ड है जो हाईलाइट करोगे? अब ये तो हेड पॉइंट मसाला, देखो एडवांटेजेस में क्या इजी था, आंसर कैसा था, हेड पॉइंट मसाला या पॉइंटर्स? स्टेटमेंट जैसे आंसर था, याद रखना आसान है ना। इसमें कैसे याद रखना है, अभी सब कीवर्ड्स अंदर से उठाओ और सारे मत उठाओ। पहली बात, जब भी ये मसाले का देखो, ये आप हैबिट बनाओ। मैं एक चैप्टर 1.5 चैप्टर तक अपना ये रहेगा, उसके बाद है ना मैं कंटिन्यूस में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद कर रहे हो। तो 1-2 चैप्टर तक मैं ये हैबिट रखूंगा, सर इसमें क्या क्या कीवर्ड आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, ओके कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, ओके जो आपके लिए दिक्कत देगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये शेप ऑफ फ्यूचर में कैसे होगा। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, एस्टिमेट, जिसकी वजह से फेल हो सकता है। ओके फिर आपका एनवायरमेंट अफेक्टिंग कौन सा है, एंड इसीलिए ओके ब्लाइंडली रिलाइंग गलती हो सकती है। इस चीज को रिवाइज करते वक्त ये 4 चीजें देखो और मसाले में ये 4 चीजों के इर्द गिर्द रखो। और वापस बोल रहा हूं, क्या ये केस स्टडी आए तो आंसर चेंज हो सकता है, मसाला चेंज हो सकता है? ओ भाई गड़बड़ मत करना, क्या ये मसाला चेंज हो सकता है? यस। तो सर आप इधर बता रहे हो क्या? नहीं, मैं इधर नहीं बता रहा हूं क्या है, ये क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। मैं इसमें बता नहीं रहा हूं कि मसाले में क्या चेंज करना है, पर मैं आपको बता रहा हूं केस स्टडी आया तो हर एक जगह जिधर जिधर रहेगा तो आंसर चेंज होगा। इसीलिए इसमें 2 पेज छोड़े हुए हैं रे, लास्ट का जब वो क्वेश्चन जाऊंगा उसमें थोड़ा सा मेरे को जगह लगेगी,
चेंजेस के लिए। क्लियर बड़ी? तो आई होप ये डन। बढ़िया, आगे सेकंड पॉइंट मेरे को बता, तू तो सेकंड पॉइंट आराम से बता सकता है। एसएम इज, मैंने एसएम शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तू फुल फॉर्म लिखने का। एसएम इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तोड़ बड़ी, चालू करें? अच्छा, अपर का पहले का लिख के हो गया सबका? ठीक है, डन। सेकंड लाइए, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स a lot of time in preparing, मैंने जो आपको समझाया था, in preparing and communicating strategies. Organization spends lots of time in preparing and communicating strategies that may affect daily operations. क्या ये समझा डेली ऑपरेशन का विनोद सर के एग्जांपल से? डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इंपैक्ट क्या? एग्जिस्टिंग का वर्ड और एक रूटीन बिजनेस। नेगेटिवली इंपैक्ट रूटीन बिजनेस। अभी आप बोलोगे सर क्या इसको मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस या ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं? कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि सिलेबस छोटा है, अपन याद रख सकते हैं, तो कोशिश करनी पड़ेगी। पर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हाईलाइट करने के बाद समझेगा। तो मेरे को बताओ, पहला पैराग्राफ सबको समझा क्या? हाँ या ना? तो आप मेरे को बताओ, क्या प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बट एट द कॉस्ट ऑफ टाइम। अगला लाइन, सेकेंड लाइन, प्लानिंग, वापस प्लानिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग, आर इंपॉर्टेंट, but putting them in action takes मत लिखना, एक सेकेंड। पुटिंग देन एक्शन इज वेयर एक्चुअल सक्सेस लाइज। तो मेरे को तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन उसको एक्शन में डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोनों में दिक्कत आ रही है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब कीवर्ड क्या याद रखोगे? दो ही पार्ट में। पहले पार्ट में याद रखना, स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम, किसमें? प्रिपेयर, कम्युनिकेट, और इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है? डेली ऑपरेशंस। और किसमें इंपैक्ट कर रहा है? रूटीन बिजनेस। तो पहला वाला लाइन अच्छे से याद रखो, सेकंड वाला लाइन तुम्हारे हिसाब से अपडेट रखो। थर्ड पॉइंट, एसएम कौन सा है? कॉस्टली प्रोसेस। एसएम इज कॉस्टली प्रोसेस। क्लोज करो। बढ़े आगे। SM adds a lots of expenses. SM adds lots of expenses. SM adds lots of expenses to organization. क्यों? एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक, बरोबर, मैनेजर नहीं बोलेंगे, पर इधर एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर। विनोद सर ने मुझे अपॉइंट किया, वो एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी प्लानर नीड टू बी इंगेज्ड
ओके अब मेरे को बताओ किस में एफर्ट करना पड़ेगा मुझे? एफर्ट नीड टू पुट इन, मैं किस में करूंगा? अगर मैंने बोला एक्सपर्ट स्ट्रेटजी प्लानर है तो एक्सपर्ट स्ट्रेटजी प्लानर नीड टू बी इंगेज, ठीक है, मुझे इंगेज किया, फिर मुझे एफर्ट किस में डालना पड़ेगा? एफर्ट नीड टू बी पुट इन किस में? एनालिसिस, अरे प्लानर हूं ना, तो एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ विच एनवायरमेंट? एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजी एंड इंप्लीमेंट। डॉट, एक स्टेटमेंट एसएम रिक्वायर्स, जो ऊपर का ही पॉइंट है वही उसको क्लोज करना है। एक्सएम रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स एंड दीज एक्सपर्ट्स आर कौन सा रिसोर्स? कॉस्टली रिसोर्स। क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 SM is costly process which requires lots of funds। अब ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर ये स्टेटमेंट क्लोजिंग है। Thus SM is costly process requires lots of funds। केस स्टडी आने के बाद आंसर में मसल में चेंजेस की करने की क्षमता रखनी है, नहीं है? ये आंसर हुआ रटा। तो इसमें पहला पॉइंट लॉट ऑफ एक्सपेंसेस याद रखो, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस जो करता है। उसके बाद मुझे चाहिए एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर चाहिए, और ये क्यों करता है? एनालिसिस। और इसके बाद ये एक्सपर्ट्स मुझे चाहिए, और एक्सपर्ट्स कौन से रिसोर्स है? कॉस्टली। बस इतना ही रखो। और लास्ट वाली लाइन मैंने बोला तुम रखे तो भी चलेगा, नहीं रखे तो भी चलेगा। चौथी और आखिरी लाइन, चौथा और आखिरी पॉइंट, बंद दरवाजे के अंदर होता है डिसीजन, ये तो क्लियर है, पर ये मसाले में लिखेंगे ना, हेडिंग थोड़ा ना लिखेंगे बंद दरवाजा। क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। बढ़ाओ, स्क्रीन ऊपर करो, रुको जरा, सब्र करो। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। आज अगर प्रेम आया तो बता देगा, नहीं तो वो मंडे को दिखा देगा, एक को नंबर दे देगा, उधर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो उसमें अपन दो चीज़ अगर रखूंगा, मैं जो जो रोज लिख रहा हूँ मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे जाऊंगा। तो ये जो जो शीट हुई है जितना जितना हुआ है, और जब चैप्टर एंड हो जाएगा वो ड्राइव पे चला जाएगा। तो पूरा चैप्टर होने के बाद आपको किधर मिल जाएगा? ड्राइव पे। अगर बाई चांस किसी का ऑनलाइन में या किसी का इधर भी लिखने में नहीं आया, किसी का आगे पीछे हुआ, कुछ हुआ, तो आप देख लेना। बस राइटिंग नहीं समझ में आई ना तो कुछ भी मत लिखना, ओके, मेरे को पूछ लेना, ऐसा हो सकता है। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, क्लोज करें बड़ी, बताइए क्या लिखे? इन ए कौन सा सिनारियो? मोनोपोली सिनारियो। इन ए मोनोपोली सिनारियो, ऐसा है क्या? क्या इन ए कॉम्पिटिटिव सिनारियो, in a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, where all organizations, सब मरवा रहे, all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate, it's difficult to clearly estimate the competitive response
वापस बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव, एनवायरमेंट का नहीं, एनवायरमेंट का ऊपर ने लिख दिया ऊपर, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। एक छोटा सा फिकोलॉजी के लिए मैं आपको आइडिया दूंगा, 2 मिनट रुकना बस। वापस, इन ए कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू ए फर्म्स स्ट्रैटेजी। ध्यान रखने का, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो खत्म नहीं हुआ, मैं लिख रहा हूं उसको। ओके ये डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट, ये ध्यान रखने का। क्यों डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बोला मैंने? ये क्यों ये डिफिकल्ट टू एस्टिमेट है? मैंने क्या बताया, रीजन क्या दिया था? नहीं, क्यों नहीं रहता? क्योंकि डिसीजंस आर टेकन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इट इज ड्यू टू द डिसीजंस which are taken behind closed doors. Behind closed doors by top management. डन बड़ी? तो इसमें से अगले लाइन में क्या याद रखने का? क्लोज डोर्स। अभी एक छोटा सा अलर्ट मैं बता रहा हूं। अब अगर कुछ आपने ऐसे जनरलाइज भी याद रखा, ट्राई किया रिवाइज करने का, और वापस आपने जनरलाइज याद किया, आपने थोड़ा 19-20 है, थोड़ा सोचा फेंकते अपन कंटेंट को, वैसे केस स्टडी आ गई तो माँ कसम बोलो किस्मत है, क्योंकि सबका आंसर अलग होने वाला है। लेकिन अगर केस स्टडी नहीं आई है तो भाई साहब आपको तो आंसर ऑलमोस्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मेक श्योर, ओके देखो, 2 चीज समझो। जब आपने पहला पॉइंट लिखा और चौथा पॉइंट लिखा, ये दोनों ऑलमोस्ट एनवायरमेंट की बात कर रहा है। कौन सी एनवायरमेंट? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कंप्यूटर भी तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। तो जब पहला पॉइंट लिखो, ओके आप नोट करना, अपन ने कंप्यूटर नहीं लिखा है। अबे बेवड़े लोग, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पहले पॉइंट में कॉम्पिटिटर यूज नहीं किया है, क्योंकि उसका चौथा पॉइंट डिस्कशन है। ओके आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बी अलर्ट, ये छोटी छोटी चीजें रहेगी जिसकी वजह से आपका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट बैठेगा। नहीं समझा? क्या माँ कसम, मतलब सब इधर मेरे को बताओ, जब ये पहला लिखा था इधर क्या नाम लिखे मैंने? कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। कंप्यूटर लिखा क्या? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चौथे में वही बता रहा हूं, कंप्यूटर को आप पता करना मुश्किल है। समझा? तो कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा, ये चौथा पॉइंट है, और बाकी सब कैसे रिएक्ट करेंगे, ये पहला पॉइंट है। एमसीक्यू, एम आई क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें क्लियर है बड़ी? पक्का? ठीक है, ओके। आपको खाली मैंने क्या बताया, इसके नीचे आपका ऑलमोस्ट आधा पेज बचा होना चाहिए। बचेगा ना? क्योंकि अपन केस स्टडी आएंगे तो मैं खाली इसमें ये लिखूंगा कि ऊपर में क्या चेंज होना चाहिए। यानी वापस अपन 4 हेडिंग लिखेंगे, लेकिन 4 हेडिंग में अपन क्या मसाले में चेंज होगा उसका रेफरेंस दूंगा मैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, पढ़ते वक्त कितने आंसर पढ़ने पड़ेंगे इसमें? पहला आंसर ये तो रटना ही है, ऑप्शन है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो सर मे 24 में आ चुका है। मे 24 का क्वेश्चन था ये, और एडवांटेज का पॉइंट भाई। ओके अगर आया तो यही लिखना पड़ेगा। और भाई साहब अगर केस स्टडी आया तो इसमें से चेंज वाला वो आंसर अपने को यूज करना पड़ेगा। यानी ऊपर का तो याद रखना ही है, चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन बेस्ड। आई होप क्लियर बड़ी? सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम। टुमारो मतलब